कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और यूपी के इंचार्ज प्रियंका गांधी की एक डायरी सामने आई है। इस डायरी को अबू इखलास ने लिखा है। इस डायरी में प्रियंका गांधी ने कुछ बुनियादी सवालात उठाए हैं। पेश है ये डायरी। बीजेपी को ये मौका राहुल ही ने फ्राहम किया है। ये राहुल भी अजीब हैं, 50 के करीब पहुंच चुके हैं, मगर हरकतें आज भी पप्पू जैसी हैं। कितना समझाया था कि बिहार के चुनाव पर खूब तवज्जो देना, लेकिन ऐन चुनाव के दौरान साहब बहादुर हिमाचल प्रदेश वाली हमारी कोठी पर चले गए। फोन पर पूछा कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, तो फरमाने लगे आराम कर रहा हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया कि जी चाहा हिमाचल पहुंचकर कान पकड़कर उन्हें बिहार छोड़ आऊं। फिर भी तंबी की कि बीजेपी से सबक लीजिए। इसके कारकुनान और जिम्मेदारान साल भर इलेक्शन के मूड में रहते हैं और अब बिहार के इलेक्शन का ऐलान होते ही 24 घंटों के लिए मसरूफ हो गए हैं। क्या उन्हें आराम की ज़रूरत नहीं? हम कांग्रेसियों और बीजेपी में यही एक फ़र्क है। हमने सोच लिया है कि हमें तो बाप दादा के नाम पर वोट मिल जाएंगे, और वो सोचते हैं कि जब तक हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे हुकूमत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। यही वजह है कि अनथक मेहनत से हर रियासत के दरवाजे उन पर खुलते जा रहे हैं। चंद माह बाद मगरबी बंगाल का इलेक्शन होगा। उस वक्त जनाब कहाँ आराम करना पसंद करेंगे। मैंने मम्मा से कह दिया है कि ये चाहे कितनी ही जिद करें और कितने ही बहाने बनाएं, उन्हें कहीं जाने ना दीजिएगा। बल्कि मुझे इन 23 कांग्रेसियों का लिखा खत याद आ रहा है। इस खत में उन्होंने जो कुछ लिखा था बिल्कुल दुरुस्त था। अजब नहीं जो बिहार में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त पर वो हंस रहे हों। ये मौका भी राहुल बाबा ही ने फ्राहम किया है। मैंने मम्मा को जता दिया है कि आपको सदर बनने में दिक्कत है तो ना बनिए, मगर राहुल को ना बनाइएगा। वैसे भी लगातार शिकस्त के बाद कांग्रेस अब टूटने के करीब है। राहुल सदर बन गए जो वो बनना नहीं चाहते। कांग्रेस की खुदकुशी यकीनी होगी। इस पर मम्मा ने पूछा था कि फिर किसे सदर बनाया जाए। इस पर मेरा सादा सा जवाब था कि आपको किसी को सदर बनाने की क्या ज़रूरत है। इलेक्शन करवाइए और जो साहब जीत जाएं उन्हें सदर नामजद कर दीजिए। मम्मा मेरा लहजा देखकर हैरान थी। खुदारा अपने बेटे की मोहब्बत भूलकर कांग्रेस की सोचिए। कांग्रेस इक़्तिदार में वापस आई तो गांधी नेहरू खानदान की इज्जत भी लौट आएगी, वरना राहुल की नाअहली कांग्रेस के साथ हम सबको ले डूबेगी। तो मौर्य कभी माफ नहीं करेगा। जब जब बच्चों से मिलने दिल्ली जाती हूँ, दिल्ली पहुँचते ही यूपी का ख्याल सताने लगता है। अब तो बच्चे भी आजिज आ गए हैं और कहने लगे हैं कि आप दिल्ली ना आया करें, हम खुद लखनऊ आ जाया करेंगे। मगर मैं सोचती हूँ कि इनके यहाँ आने से बेहतर है मैं खुद उनके पास चली जाऊँ। इस बहाने माहौल की तब्दीली का एहसास हो जाता है। हकीकत तो ये है कि जिस दिन से यूपी का चार्ज संभाला है, यूपी मेरे हवास पर तारी है। समझ में नहीं आता कि बीजेपी वाले इलेक्शन कैसे जीत लेते हैं। उनका घूमना फिरना, खाना पीना और दीगर तफरीहात के साथ सियासत भी जारी रहती है और जालिम इलेक्शन भी जीत जाते हैं। शायद उन्होंने पार्टी के तंजीमी ढांचे को ऐसा मजबूत कर लिया है कि वो फैयाजी से पैसा खर्च करके किसी न किसी तरह इलेक्शन जीत ही लेते हैं। अब जाकर मुझे आज़ादी के मतवालों की कुर्बानियों का अंदाज़ा होने लगा है। वो कैसे जानिसार और बाहिम्मत रहे होंगे कि वतन की आज़ादी को मकसद हयात मानकर अपना सब कुछ इसके लिए वक्फ कर दिया था। एक हमारा कारकुन है कि जब तक कोई मनसब ना मिले काम ही नहीं करता। इस पर तुर्रा ये कि इसकी तकरीर का चर्चा हो, तस्वीर छपे और पैसे भी मिले, तब जाकर वो अपनी जगह से चलता है। बदकिस्मती से मुझे ऐसे ही सुस्तुल वजूद और इब्नुल वक्त लोगों से पाला पड़ा है और नतीजतन मुझे अपनी कायदाना सलाहियतों पर भी शक होने लगा है। फिर सोचती हूँ योगी सरकार को यूं ही छोड़ दिया तो जमहूरियत, सेकुलरिज्म और दस्तूर सब माजी की दास्तान बन जाएंगे और मुस्तकबिल का मौर्य हमें माफ़ नहीं करेगा कि जिस कांग्रेस ने बरसों यूपी में हुकूमत की थी वो इतनी कमज़ोर और मफलूज हो गई कि एक फ़िरका परस्त क़यादत से लोहा तक नहीं ले सकी। अगर बीजेपी ने मंदी बनाकर हमारे वोट समेट लिए और कोई पार्टी कांग्रेस से इश्तराक भी नहीं करना चाहती तो इसका ये मतलब तो नहीं कि नरेंद्र मोदी का उरूज हर इलेक्शन में कांग्रेस का जवाल साबित हो। तभी तो इस तिल्स्म को तोड़ने के लिए मैं तंजीम पर मेहनत कर रही हूँ।
हर ज़िले का सफ़र किया है, हर उम्मीदवार से मुलाकात की है, हर ज़िले में इलेक्शन करवाया है, बेरोज़गार नौजवानों और परेशान हाल किसानों के दरमियान बैठकर उनसे बातें की हैं। तकरीबन 5000 कारकुनान का बाकायदा तकर्रुर किया है और इन सबको अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि जिस कश्ती को 30 साल से किनारे लगा दिया गया है वो एक बार फिर कामयाबी का झंडा लहराते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सके। प्रियंका गांधी होने का ये फ़ायदा है। कांग्रेस कारकुनान को अपना फ़ोन नंबर देना अच्छा कदम साबित हुआ। अब यूपी के दूर दराज के इलाकों की खबरें मुझे मिनटों में मिलने लगी हैं। फिर मैं मिनटों में हर जगह पहुंच जाती हूं और जब मीडिया वाले इसकी रिपोर्ट करते हैं तो योगी जी का इंतज़ामिया परेशान हो जाता है। यही मैं भी चाहती हूं। जब तक यूपी की हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ता उन्हें अकल नहीं आएगी। उन्नाव में होने वाले रेप के सान्हे और सोनभद्र के गांव में 10 लोगों के कत्ल की खबर मिलते ही और एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की खबर सुनकर जब वहां पहुंची तो सारा यूपी हैरान रह गया। हाथरस जाने के लिए जब ड्राइवर ने आनाकानी की तो खुद हाथरस पहुंच गई। वहां पुलिस वालों ने रोका तो उनसे भिड़ गई और इतना शोर मचाया कि योगी हुकूमत बिलबिला उठी। ये सारे मनाजिर टेलीविज़न और व्हाट्सएप के तवस्सुत से पूरे मुल्क ने देखे और योगी जी को जो जिल्लत उठानी पड़ी उससे बीजेपी में खलबली मच गई। अब वो चाहे मेरा नाम ना ले मगर मुझे ब्लैकआउट नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी होने का ये बड़ा फायदा है। योगी जी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुहाजिर मजदूरों के मसले में हुई जब कांग्रेस ने उन गरीबों के लिए बसों और रेल टिकटों का इंतजाम किया, क्योंकि उसके बाद सैकड़ों बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हो गए। मुझे तकलीफ उस वक्त होती है जब सिंधिया जैसे पुराने कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होते हैं और पायलट जैसे लोग बगावत का बगुल बजाते हैं, लेकिन मैंने इन बातों पर परेशान होना छोड़ दिया है। बेहतर यही है कि सारी कोशिशें बिखरी हुई कांग्रेस को समेटने में लगाई जाए। मुझे देखकर लोग भीड़ की सूरत में जमा तो हो जाते हैं मगर ये भीड़ वोट में तब्दील ना हो तो किसी कायद की अना को तस्कीन तो हो सकती है मगर पार्टी को कोई फायदा नहीं होता। कितने अफसोस की बात है कि देखते देखते अखिलेश यादव और मायावती जैसे लीडर उभरते रहे और कांग्रेस गूंगी बहरी बनी उनका उरूज देखती रही। आज चारों तरफ बीजेपी का डंका बज रहा है मगर हमारे कांग्रेसी उस वक्त कहाँ थे जब पहली बार बीजेपी ने घंटी बजाई थी? क्या उस वक्त कांग्रेस मुसलमानों और दलितों को गले लगाना भूल गई थी या ये कांग्रेसी भी बीजेपी के साथ अपनी घंटियां बजाने लगे थे? लोगों को मुझ में इंदिरा गांधी नजर आती हैं। रिहान भी खर्राटे ले रहा था, मिराया भी सो चुकी थी और रॉबर्ट इतने इत्मीनान से सो रहे थे जैसे सारे घोड़े बिक चुके हों। तीनों को यूं सोता देखकर मुझे यकगुना सुकून मिला। मैं गुसल खाने गई, हाथ मुंह धोया और जूं ही आईने पर नजर पड़ी एक लम्हे के लिए डर सी गई। आईने में दादी की सूरत दिखाई दे रही थी। मैंने पास पड़े तौलिए से आईना साफ करने की कोशिश की मगर दादी बदस्तूर मुस्कुरा रही थी, गोया ये कह रही हो कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। खानदान में किसी न किसी को तो विरसे में उनकी सूरत मिलनी ही थी। अब समझ में आया कि लोगों को मुझ में इंदिरा गांधी क्यों नजर आती हैं। मेरे खदो खाल के अलावा मेरी मुस्कुराहट तक उन जैसी है। कुछ खुशामदी तो ये भी कहते हैं कि मैं उन्हीं की तरह बोलती भी हूँ, जबकि मुझे यकीन है कि उन गधों ने दादी को सुना भी नहीं होगा। आज आईना देखकर यकीन आ गया कि मैं बड़ी हद तक दादी जैसी ही हूँ। मेरी परेशानी कम नहीं हुई थी और दादी मेरे बेबसी पर मुस्कुराए चली जा रही थी। सुना है तुम यूपी की इंचार्ज बना दी गई हो। किसी ना किसी को तो बनना ही था, तो मम्मा ने मुझे बना डाला। काम मुश्किल है मगर मुझे यकीन है तुम। दादी अभी इलेक्शन नहीं हुए और आज के वोटर्स का कुछ पता नहीं, बल्कि आज के एमएलए भी जीते किसी एक पार्टी से हैं और जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में हैं। यानी तुम्हारे ज़माने की जमहूरियत बालिग हो चुकी है। आप उसे जमहूरियत कहती हैं जबकि आज सारे जमहूरी इदारे कमज़ोर हो चुके हैं। सियासतदानों की खरीदो फरोख्त होने लगी है। असम्बलियों और पार्लियामेंट में मुजरिमीन की तादाद बढ़ रही है और मीडिया हुकूमत का ज़र खरीद गुलाम बन चुका है। इन हालात में जमहूरियत कैसे मुस्तहकम होगी? अचानक दादी की जगह मुझे अपनी शक्ल दिखाई देने लगी और मैं डर गई। झट से बाहर आ गई। बाहर रॉबर्ट खड़े थे। कहने लगे, इतनी देर, खैरियत तो है? मैं उनसे क्या कहती, मुँह से सिर्फ दादी निकला, जिसे शायद रॉबर्ट नहीं सुन सके। तो नाजरीन, ये डायरी आपको यकीनन पसंद आई होगी।
तो फिर हम हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। खुदा हाफिज।